अगर ये बच्चे पहला से लेकर 10वीं तक में पढ़ रहे हैं या 10वीं के क्लास में हैं, 11वीं के क्लास में हैं और 12वीं के क्लास में 10th 12th में हैं और ये किसी रेसिडेंशियल सिस्टम में स्कूल के अंदर है 9 से 5 के बीच में, तो इनका अटेंडेंस उनके स्कूलों कोचिंग माफिया जो लोग 9 से 5 चला रहे, मैं उनको कोचिंग माफिया कर रहा हूँ। 9 से 5 उनको जो लोग स्कूल में गलत तरीके से अटेंडेंस बना रहे, मैं उनको कोचिंग माफिया कर रहा हूँ। पूरे व्यवस्था में नॉन अटेंडिंग एएनएम, नॉन अटेंडिंग जीएनएम, नॉन अटेंडिंग रेडियोलॉजी, नॉन अटेंडिंग ऑप्टीमेट्री। अब सरकार ने क्या किया, आप देखिए, अभी नया न्यूज़ है कि सरकार ने उन पर शिकंजा कसा और उन सबको पनिश कर रहे हैं। तो 80 के दशक के लोगों ने, 90 के दशक के लोगों ने, 2000 ईस्वी से लेकर 2010 तक के दशक के लोगों ने देश में निर्माण किया कि 2010 के बाद के लोग कंप्यूटर लेके आए, 2010 के बाद के लोग रॉकेट साइंस लेके आए, 2010 के बाद कलाम आए। देखिए, इन दिनों एक चर्चा खूब तेज है मीडिया में, सोशल मीडिया में, नॉन अटेंडिंग क्लास को लेकर। बच्चे अटेंडेंस कहीं करवाते हैं और मौजूद कहीं रहते हैं। इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाने वाले हमारे साथ शिक्षाविद हैं अवैस अंबर जी। कई जगहों पर इस बात को लेकर मुखरता से रखते हैं कि जो बच्चे हैं इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गंभीर विषय को भारत के सामने लाने का फैसला किया। भारत के जो भविष्य है वो युवा है भारत का, और जो देश का युवा है उसको बर्बाद करने के लिए हज़ारों करोड़ की कंपनियां काम कर रही हैं। शेयर बाज़ार में उनका शेयर कैसे बिके, इसके लिए वो एक ऐसी व्यवस्था लेकर आए हैं कि अगर हमने इस पर काम नहीं किया, देश ने इसको समझा नहीं, इस बात के लिए आंदोलन नहीं किया, छेड़ा नहीं, आंदोलन की स्थिति नहीं बनाई कि इस पर हर कोई गंभीरता से गांव लेवल पे एक्टिव हो जाए और इसके विषय पर बात करे। वो विषय है कि बच्चे स्कूल में सिर्फ मात्र अटेंडेंस बना रहे हैं और वो पढ़ाई कोटा में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोचिंग में फंसे हुए हैं। और सवाल ये है इसमें कि जो लोग इस पर मूवी बना रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर ये बच्चे पहला से लेकर 10वीं तक में पढ़ रहे हैं या 10वीं के क्लास में हैं, 11वीं के क्लास में हैं और 12वीं के क्लास में 10th 12th में हैं और ये किसी रेसिडेंशियल सिस्टम में स्कूल के अंदर है 9 से 5 के बीच में, तो इनका अटेंडेंस उनके स्कूलों में कौन बना रहा है। कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको मैं बड़ा मानता हूँ कहते हैं कि मेरे यहाँ ये बच्चा पिछले 1 साल से रहकर तैयारी कर रहा है। कोई भी बच्चा अगर किसी जगह 6 महीने रह के तैयारी कर लेगा तो एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से उसका अटेंडेंस बिलो देन 50 आ जाएगा। और सरकार के नियमानुसार अगर किसी छात्र का 10वीं में बैठना है या 12वीं में बैठना है तो उसका 70% अटेंडेंस होना लाजमी है, अदरवाइज वो +2 के एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं सकता। तो जांच की विषय ये है कि इस भारत के, इस बिहार के उन कोचिंग के अंतर्गत चल रहे हॉस्टल्स में वो कौन बच्चा है जो 9 से 5 कोचिंग में जाता है। तो मैं अगर इस बात की आवाज़ उठा रहा हूँ और आप नहीं उठा रहे हैं तो याद रखिएगा, कल आपकी नस्लें पूछेंगी कि कभी स्कूल भी होता था पापा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो इसलिए ये गंभीर विषय है, इसको हल्के मत लीजिए। ये वायलेशन ऑफ एक्ट है, इसमें हज़ारों करोड़ का व्यापार छुपा हुआ है। कोचिंग माफिया जो लोग 9 से 5 चला रहे, मैं उनको कोचिंग माफिया कर रहा हूँ। 9 से 5 उनको जो लोग स्कूल में गलत तरीके से अटेंडेंस बना रहे, मैं उनको कोचिंग माफिया कर रहा हूँ। मैं उन कोचिंग को गलत नहीं कर रहा हूँ जो 12वीं क्लास के बाद किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं। मैं उन कोचिंग को गलत नहीं कर रहा हूँ जो व्यवस्था को कानूनी और इमोशनली इस बात को चलाने के लिए कर रहे हैं कि कोई मेरिट वाला बच्चा निकलना चाहिए। लेकिन 98% लोग इसको व्यापार बना चुके हैं और इससे बहुत बड़ा पलायन हो रहा है गांव का। स्कूल की व्यवस्था चौपट हो रही है। हमारी नीतीश सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट है, बिहार सरकार, अब आप देखिए कि हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ का दोष सरकार पे मर देते हैं। गवर्नमेंट ने अटेंडेंस को मेंटेन करने के लिए बिहार में वो व्यवस्था लाई जो भारत के लिए मॉडल है। हमारी सरकार बिहार में कर ये रही है कि अगर आप स्कूल में पहुँचे तो नीतीश सरकार में एक नया काम हुआ कि आप वहाँ से सिर्फ सेल्फी कीजिए, उसके बाद एक ऑनलाइन आपका अटेंडेंस बनेगा, फिंगरप्रिंट से अटेंडेंस बनेगा। लेकिन अगर आप
सेल्फी करेंगे तो आपका सेल्फी तभी अपलोड होगा जब आप उस प्रीमाइसिस में स्कूल के रहेंगे। आप बाहर से करेंगे तो सेल्फी नहीं होगा। तो सरकारें कानून ला सकती हैं, इम्प्लीमेंट की जिम्मेदारी सरकार की नहीं, सरकार के अंदर रह रहे नागरिकों की भी होती है। तो हमें समझना होगा कि हम सब चीज़ का दोष नहीं दे सकते। अब कुछ लोग जाहिल किस्म के जो इसको देख रहे हैं, उनके मन ही में बहुत नफरत है सरकार को लेकर। वो कहेंगे सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है। तो मेरा एक सवाल है उनसे कि ज़रा मुझे बताइए कि जो बड़े बड़े ये जो डॉन बॉस्को, DAV, DPS बड़े स्कूल्स हैं, इन स्कूलों के पढ़ रहे टीचर्स की तनख्वाह कितनी है? 40,000, 30,000। लेकिन हमारे सरकारी स्कूल की तनख्वाह कितनी है? तो जब 70,000, 80,000, लाख रुपए वाला टीचर का कंपेयर 40,000 वाले से किया जाएगा, तो मेरा सवाल है कि आप तो अपने ही समाज के लोगों पर क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन कर रहे हैं। 70,000 की तनख्वाह कमाने वाला, सरकार से सैलरी लेने वाला 40,000 वाले से ज़्यादा खराब है, ये आप कह रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी ये है कि सरकार जिसको तनख्वाह दे रही है वो टैक्स आपने दिया है, तो आप अपनी जिम्मेदारी से स्कूल का निरीक्षण करें, उसकी जाकर देखभाल करें। इसके लिए वार्ड मेंबर क्या कर रहे हैं, ज़िला परिषद क्या कर रहे हैं, ज़िला के सदस्य मुखिया क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, जिनको आपने समझ, सीधे सरकार को दोष, सीधे केंद्र को दोष, सीधे राज्य के बैठे मुखिया को दोष। तो अभिभावक से परिवार नहीं चलता है, सभी मिलकर परिवार को चलाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मेरा संदेश है कि स्कूलों की व्यवस्था को बचाने के लिए हम सब आगे आएँ और कोचिंग गैर कानूनी तरीके से जो चल रहा है, हॉस्टल गैर कानूनी तरीके से जो चल रहा है, उसकी जांच हो। लेकिन गार्जियन करें क्या? बच्चे को तो पढ़ाना है, वो तो उनके ऊपर टेंशन है। अब गार्जियन करें क्या? सरकारी स्कूल में जैसा कि आपने पहले ही बता दिया हर चीज़ कि बायोमेट्रिक लगाया जा रहा है, बायोमेट्रिक लगाने के बावजूद नॉन अटेंडेंट है बच्चे, तो क्या इसका समाधान हो सकता है? मैं सिर्फ समस्या लेकर नहीं आया हूँ, समस्या का समाधान भी लेके आऊँ। ब्लूप्रिंट है मेरे पास। मान लीजिए कोई स्कूल चल रहा है जहानाबाद में, मुरलीधर स्कूल का जो टाइमिंग है वो सुबह से लेके 4 बजे तक है। तो 4 बजे के बाद से लेके 7 बजे तक की स्कूल के प्रीमाइसिस में कोचिंग चले। पॉइंट नंबर 1, अगर रियल में कोचिंग को सर्विस देना है तो स्कूल के साथ में MOU साइन कर ले और उसको कोचिंग की व्यवस्था में शामिल करे। ये एक समस्या का हल है, पलायन रोकने का। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि इस मॉडल पे किसी देश ने तरक्की, देश के अंदर कोई राज्य ने तरक्की की, एक प्रदेश नहीं, ऐसे 4 प्रदेश नहीं, ऐसे 10 प्रदेश हैं जिसका ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 78% लेके 100% है। नाम है केरला। केरला के अंदर में सेम मॉडल है, सेम मॉडल, कोचिंग मॉडल ही नहीं है। स्कूल प्रीमाइसिस में JEE और नीट की तैयारी हो रही है और उसी प्रीमाइसिस के अंदर में ये काम किया जा रहा है। दूसरा मॉडल है आंध्र प्रदेश, तीसरा मॉडल है कर्नाटका, चौथा मॉडल है तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक बड़ा भाग अन्ना यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ है। ये सभी मॉडल में कोचिंग कहीं नहीं है। जहां कोचिंग है, अच्छा एक बात बताइए, सब कोचिंग क्यों बना? बिहार की जनता सुनो, भारत की जनता सुनो, मेरे भाई सुनो, मेरी बहन सुनो। कोचिंग इसलिए बना था कि इनरोलमेंट्स में हम ज़्यादा इंगेज कर पाए लोगों को। तो इसका असर कहाँ कहाँ है? कोटा में, इसका असर पटना में, इसका असर कानपुर में। ये सब जगह की इनरोलमेंट्स पिछले 10 सालों में गिर गई हैं। यानी कोचिंग ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने में नहीं, घटाने में सफल हुआ है। अब केरला में कोचिंग नहीं है तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 100% है। कर्नाटका में कोचिंग की व्यवस्था पूरी तरह से समाज को एक्सेप्ट नहीं की है, समाज ने 70% है। आप स्कूली व्यवस्था को डैमेज कर रहे हो। देखिए ये मॉडल 4 प्रदेश का मैं दे रहा हूं। आप जहां जहां कोचिंग का प्रकोप कम है वहां वहां हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट ज़्यादा है। सरकार को इसको गंभीरता से लेना ही होगा, केंद्र सरकार को भी लेना होगा, राज्य सरकार को भी लेना होगा। अब हमारी राज्य सरकार व्यवस्था को लाने के लिए स्कूल की अटेंडेंस को पकड़ लिए और हम लोग एक वादा कर रहे हैं आपको, हम लोग PIL भी जा रहे हैं। 10-15 दिन के अंदर हम आपको लेटर दे देंगे। हम लोग इस जांच के लिए सरकार के पास भी जा रहे हैं, सरकार को भी बता रहे हैं, सारी जानकारी शेयर हो रही है, सरकार के नुमाइंदों के साथ बात चल रही है। हम लोग इसको बहुत तरीके से लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे
जिन जिन लोगों ने व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की है उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग एक्टिविज्म को, रियल एक्टिविज्म को समाज में ले जाएंगे, जिस तरह आज हमारे साथ ये चैनल रियल जर्नलिज्म चौथे स्तंभ को बचाने के लिए लड़ रहा है। एक सवाल होगा, जब इस तरह की मुहिम कोई शुरू करता है तो सवाल उस पर उठ जाते सबसे पहले कि क्या आप उन चीज़ों को मानते हैं? आपके संस्थान है, आपके भी संस्थान में क्या इन सारी चीज़ों को माना जाता है? पहले आपको बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं वही चीज़ की दावत दे रहा हूँ जो मैंने खुद किया। मैं आपको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हमने किसी भी तैयारी को 9 से 5 में समर्थन नहीं किया और कहीं पर लागू नहीं किया। 5 के बाद होगी तैयारी, पहली बात। दूसरी बात, हमने सिर्फ उनको तैयारी से जोड़ा जो बच्चे 12वीं पास करने के बाद 1 साल की जो तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत बेहतर किए हैं, चांसेस है कि दूसरे अटेम्प्ट में बेहतर कर सकते हैं। तो हम वही कर रहे हैं जिसका हम दावत दे रहे हैं। अगर ऐसा हम सब ने नहीं किया तो हम लोग सब मिलकर के बाद में पछताएंगे। नॉन अटेंडिंग सिस्टम सिर्फ यहाँ नहीं लागू होगा। देखिए, जैसे ही शुरुआत बचपन से होगी, आखिरी तक वही होगा। पूरे व्यवस्था में नॉन अटेंडिंग एएनएम, नॉन अटेंडिंग जीएनएम, नॉन अटेंडिंग रेडियोलॉजी, नॉन अटेंडिंग ऑप्टीमेट्री। अब सरकार ने क्या किया, आप देखिए, अभी नया न्यूज़ है कि सरकार ने उन पर शिकंजा कसा और उन सबको पनिश कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था जब शुरू से खराब होगी तो आखिर तक इसका असर पड़ता रहेगा और हम समाज को तब तक बेहतर नहीं बना सकते जब तक हम बेहतर ना बन जाए। अभी क्या हो रहा है, सब चीज़ों में हम सरकार को दोषी मानते हैं। आज से आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों को कोचिंग से रोक दीजिए, आपका पूरे बच्चे का भविष्य रुक जाए, पूरा भविष्य सुधर जाएगा। आप इसकी पहल कीजिए, बच्चों को उस व्यवस्था से जोड़िए। देखिए, मोरल वैल्यूज इज मोर इंपॉर्टेंट देन एजुकेशन। एक बात याद रखिएगा, इस बात को रिकॉर्ड करके देश में चलाइए। अगर शिक्षा में मोरल वैल्यूज समंदर है तो शिक्षा उसका एक बूंद है। समंदर में से एक बूंद है शिक्षा और क्वालिटी, और मोरल वैल्यूज एक समंदर है। अब कोचिंग माफिया और कोचिंग अटेम्प्ट क्या कर रहा है कि पहले दिन ही समंदर की एक बूंद की वैल्यू के लिए पूरे समंदर को नापाक कर दे रहा है। हर हाल में मोरल वैल्यूज उन बच्चों के अंदर नहीं डाले जा सकते जो सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक एक कुर्सी में बैठकर स्कूल ना जाए, ड्रेस ना पहने, टाई ना लगाए, परेड ना करे, ये सारी चीज़ें, नाखून उसका चेक ना हो। एक पूरी व्यवस्था जो पहले स्कूल से इंसान का कंस्ट्रक्शन करती है, जब तक वो चीज़ नहीं आएगी तब तक हम देश का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अगर ये सत्य नहीं होता तो 80 के दशक के लोगों ने, 90 के दशक के लोगों ने, 2000 ईस्वी से लेकर 2010 तक के दशक के लोगों ने देश में निर्माण किया कि 2010 के बाद के लोग कंप्यूटर लेके आए, 2010 के बाद के लोग रॉकेट साइंस लेके आए, 2010 के बाद कलाम आए, 2010 के बाद मिसाइल मैन आए। तो व्यवस्था किसकी बेहतर थी, स्कूल वालों की या कोचिंग वालों की? ऐसा अगर होता तो 2011 के बाद ऐसी कौन सी व्यवस्था भारत को मिली है जो पहले 2010 में नहीं थी? कौन सा ऐसा पंखा ये लोग लेके आए हैं जिससे नई हवा चल रही है? कौन सी ऐसी ये लोग एसी का निर्माण किए हैं जो 2010 में नहीं थी? कौन सा ऐसा कंप्यूटर का निर्माण किए जो 2010 में नहीं था? कौन सा ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण किया इन्होंने जो 2010 में नहीं था? कौन सा ऐसा रोबोटिक्स का निर्माण किया इन्होंने? इस व्यवस्था से एक चीज़ निर्माण हुई है, ऋतिक का गाना सुनेगा, बस चलते जा रहे, यही निर्माण किया हमने, नष्ट कर दिया सिस्टम को। तो मैं अनुरोध करता हूँ सच तक चैनल से कि इसकी लड़ाई को मजबूती से लड़िए, शिक्षा के मैदान को ठीक कर लीजिएगा तो राजनीति का मैदान भी ठीक हो जाएगा। जय हिंद, जय बिहार, जय जय बिहार। चलिए, तो हमारे साथ अभय संबर जी थे, हमने इनसे बातचीत की किस प्रकार से जो व्यवस्था है इस वक्त शिक्षा की वो बच्चों के भविष्य को भटका रही है, इसको लेकर उन्होंने बातें रखी है। स्कूल और कोचिंग माफिया का नाम इन्होंने लिया कि किस प्रकार से वो सिस्टम को चौपट करने में लगे। देखते रहिए सच टॉक।